खबरें सुपरफास्ट की शुरुआत बड़ी खबर से करेंगे। उमेश पाल मर्डर केस में यूपी पुलिस बड़े एक्शन की तैयारी में है और सूत्रों के मुताबिक पुलिस अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ की रिमांड लेने की तैयारी कर रही है। अतीक अहमद साबरमती जेल से प्रयागराज लाया जा रहा है और यूपी में वो दाखिल हो गया है। वहीं सूत्रों के मुताबिक अशरफ भी बरेली जेल से प्रयागराज लाया जा सकता है। जब अतीक अहमद को लेकर उत्तर प्रदेश की पुलिस अहमदाबाद से निकली तो अतीक ने कहा कि उमेश पाल मर्डर केस से उसका कोई वास्ता ही नहीं, क्योंकि वो तो जेल में था। अतीक का कहना है कि हमारा परिवार बर्बाद हो गया और अब सिर्फ हम रगड़े जा रहे हैं। कहना चाहेंगे उमेश पाल हत्याकांड में पेशी होगी, कहना चाहेंगे। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। और आपका परिवार कहाँ पर आ रहे हैं? माइक नीचे कर दीजिए। नीचे आपको जान का खतरा है क्या? आपको डर लग रहा है? कोई डर लग रहा है आपको? हमारा परिवार पूरी तरह से बर्बाद हो गया। और एक सवाल कोई कर रहा था, अरे मुंह तो दिखाइए यार, माफियागिरी की समाप्ति पहले ही हो चुकी थी, अब तो खाली रगड़ा जा रहा है। कहा जा रहा है कि उमेश पाल हत्याकांड पर क्या कहना है? उमेश पाल आपका परिवार के आ रहे, क्या कहना है? उमेश पाल हत्याकांड हत्याकांड पर उमेश पाल हत्याकांड जेल में था, मैं क्या जानूं भाई। ढूंढ रही है जेल से साजिश रची गई थी आपके द्वारा, कह रहे हैं ना, हाँ। तो हम भी तो कह रहे हैं कि हम जेल से क्या यूपी पुलिस ने अपनी तैयारियां तेज कर दी है। अतीक अहमद के साथ साथ अतीक अहमद के भाई अशरफ, जो कि बरेली जेल में बंद है, उसको भी रिमांड पर लेने की तैयारी कर रहे हैं उत्तर प्रदेश की पुलिस। उमेश पाल हत्याकांड में इनको आरोपी बनाया गया। जेल के भीतर रहते ही इन पर साजिश करने का आरोप है। हमारे संवाददाता अरविंद ओझा इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। अरविंद, दोनों की ही रिमांड लेने की तैयारी करे यूपी पुलिस। काउंटडाउन शुरू, कुछ 4-5 घंटे, शायद थोड़ा सा ज्यादा समय और लग जाएगा और प्रयागराज पहुंच जाएगा अतीक अहमद। नहीं, बिल्कुल। देखिए राजीव, इस वक्त जो अतीक अहमद है उसको लेकर उत्तर प्रदेश पुलिस की टीम इंटर कर चुकी है और झांसी में इंटर कर चुकी है। इस वक्त मैं झांसी मौजूद हूँ। तस्वीरें आपको प्रदीप गुप्ता दिखाएंगे। झांसी पुलिस लाइन में फिलहाल अतीक अहमद को लेकर दाखिल हुई है उत्तर प्रदेश पुलिस। चूंकि सफर लंबा है, गुजरात के साबरमती से शुरू हुआ था, लिहाजा यहाँ इस पुलिस लाइन में पिछली बार भी जब लाया जा रहा था अतीक अहमद को तो झांसी के इसी पुलिस लाइन में रोका गया था। तकरीबन आधे घंटे से 45 मिनट तक जो काफिला है यहाँ पर रुकेगा। इस दौरान जो गाड़ियां हैं उनकी चेकिंग की जाएगी। जो पुलिस कर्मी है वो पूरी तरह से उनको रिफ्रेशमेंट दिया जाएगा। उसके बाद फिर यहाँ से जो सफर है प्रयागराज का वो शुरू होगा। वहीं दूसरी तरफ जो अशरफ अतीक का भाई बरेली जेल में है, उसको भी पुलिस प्रयागराज ले जाने की तैयारी में है। दोनों को ही अदालत में पेश किया जाएगा और उमेश पाल हत्याकांड में चूंकि दोनों ही नामजद आरोपी हैं, लिहाजा दोनों की पुलिस रिमांड मांगी जाएगी। लेकिन फिलहाल की बात की जाए तो जैसे ही पिछली बार ये सफर शुरू हुआ था और इस बार ये सफर हुआ था, जाहिर सी बात है अतीक लगातार अपनी जान का खतरा बता रहे हैं और कहीं धड़कनें तेज होती है जब भी यूपी पुलिस की गाड़ी में बैठता है, क्योंकि जब भी कोई माफिया यूपी पुलिस की गाड़ी में बैठता है तो विकास दुबे के बाद, खासतौर से इनकाउंटर के बाद, उसकी धड़कनें तेज हो जाती है। फिलहाल अगर यहाँ पर देखें तो तमाम जो पुलिसकर्मी है वो तैनात है। मैम, कितने बजे तक यहाँ पर काफिला रुकेगा, कुछ जानकारी आप लोगों को? कोई जानकारी नहीं है अभी इस बारे में। क्या आप लोग को यहाँ पर बाहर सिक्योरिटी के लिए तैनात किया गया? हम लोग बस बाहर खड़े हैं, हमें आगे की कोई जानकारी नहीं क्या प्रोग्राम है। ठीक है अरविंद। तो ये देखिए, जो भी इस कॉन्वॉय में शामिल होता है राजीव, उस एक पुलिसकर्मी को ये जानकारी नहीं होती कि आगे का कोर्स ऑफ एक्शन क्या होगा। लेकिन ये सीधी तस्वीरें हम आपको झांसी पुलिस लाइन की दिखा रहे हैं। पुलिस लाइन में अतीक अहमद मौजूद है, नजर बनाए रखें। अरविंद, बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए। और कुछ समय के बाद झांसी पुलिस लाइन से भी अतीक अहमद को प्रयागराज के लिए रवाना किया जाएगा। ग्रेटर नोएडा में एक दुकान में अचानक एक सांड घुस गया। घटना दादरी इलाके के, जहां पर कपड़े की दुकान में सांड घुसा तो इससे हड़कंप मच गया। गनीमत रही कि जिस वक्त ये सांड घुसा उस वक्त दुकान में कस्टमर्स नहीं थे। दुकान में सिर्फ दुकान का मालिक और काम करने वाले लोग थे। सांड की घुसते उससे बाहर निकालने की कोशिशें हुई, लेकिन बाहर निकलने की बजाय वो सांड दुकान के और अंदर घुसता चला गया। सांड ने कुछ देर तक कपड़े की दुकान में पूरी सूरत बदल दी, सारा सामान इधर का उधर कर दिया। यूपी में आए दिन आवारा जानवरों की इस तरह की खबरें आती रहती हैं। यूपी सरकार हर बजट में सैकड़ों करोड़ रुपए जानवरों के रखरखाव के नाम पर खर्च करती है, लेकिन जमीनी हकीकत 180 डिग्री।
पश्चिम बंगाल के दुर्गापुर में बेकाबू कार एक दुकान के अंदर जा घुसी घटना देर रात की है। दुकानदार शटर गिराकर घर जाने की तैयारी कर रहे होते हैं, तभी एक तेज रफ्तार कार शीशा तोड़ते हुए दुकान के भीतर घुस जाती है। जान बचाने के लिए दुकानदार बगल में भागा। गनीमत इस बात ये रही कि बताया जा रहा है कि कार बंद हो गई और दुकानदार को बड़ा नुकसान हालांकि इस हादसे में हुआ है। कई चश्मे पता चला कि उनके टूट गए हैं, सामान टूट गया है, कार को भी बड़ा नुकसान पहुंचा है। टक्कर के बाद से आसपास के लोग इकट्ठा हुए और ड्राइवर को उन्होंने बाहर निकाला। कर्नाटक में विधानसभा चुनावों के लिए बीजेपी ने उम्मीदवारों की पहली सूची जारी कर दी है और पहली लिस्ट में 189 उम्मीदवारों के नाम ऐलान घोषित किए गए, जिसमें सीएम बसवराज बोम्मई का भी नाम है। बसवराज अपनी पारंपरिक सीट शिवगांव से ही चुनाव लड़ेंगे। पहली लिस्ट में 52 नए चेहरों को मौका मिला है। इसके अलावा 11 विधायकों का टिकट काट दिया गया है। सूची जारी करने से पहले जेपी नड्डा के आवास पर एक हाई लेवल मीटिंग हुई, जिसमें बीजेपी के दिग्गज नेता शामिल हुए। पहली सूची में बीजेपी के जातिगत समीकरणों की भी बीजेपी ने खास ख्याल रखा, ध्यान रखा है। 32 उम्मीदवार ओबीसी वर्ग से हैं, वहीं एससी एसटी से 46 चेहरों को मौका मिला है। इसके अलावा एक रिटायर्ड आईएएस और एक पीसीएस अधिकारी को भी मौका दिया गया है। कर्नाटक कांग्रेस अध्यक्ष डीके शिव कुमार की सीट पर बीजेपी ने अशोक कुमार को उतारा है। अशोक कुमार अभी राज्य के स्वास्थ्य मंत्री हैं। टिकट बंटवारे के बाद से बीजेपी के कुछ नेताओं ने विद्रोह कर दिया है। बीजेपी विधायक अनिल बेनाके के समर्थकों ने हंगामा कर दिया। बेलगावी उत्तरी सीट से पार्टी ने अनिल का टिकट काट दिया है। इसके अलावा रामदुर्गा में बीजेपी विधायक महादेवप्पा का टिकट भी काट दिया गया है। उनके समर्थकों ने भी पार्टी के इस फैसले के खिलाफ बगावत का बिगुल फूंक दिया है। एक तरफ जहां टिकट कटने से विधायक नाराज हैं, तो वहीं दूसरी तरफ कुछ ऐसे भी हैं जो चुनाव नहीं लड़ना चाहते। शिमोगा से विधायक ने चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया है। उन्होंने राजनीति से संन्यास लेने का ऐलान कर दिया है। बीजेपी के लिए आफत सिर्फ इतनी ही नहीं है। 2019 में सरकार गिराने के प्रमुख मददगार लक्ष्मण सवादी भी नाराज हैं। लक्ष्मण येदियुरप्पा के करीबी माने जाते हैं कुमारस्वामी की सरकार गिराने और बीजेपी सरकार बनवाने में इनकी प्रमुख भूमिका थी। लक्ष्मण को उम्मीद थी कि बीजेपी उन्हें टिकट देगी, लेकिन पार्टी ने उन्हें दरकिनार कर दिया। चुनावी विवाद देवगौड़ा परिवार में भी हो गया है। पूर्व सीएम एचडी कुमारस्वामी ने एक रैली में कह दिया कि कुछ शकुनी है जो हम दो भाइयों के बीच में महाभारत करवाना चाहते हैं। सारा विवाद हसन विधानसभा सीट को लेकर छिड़ा है। देवगौड़ा की बड़ी बहू इस सीट पर दावेदारी कर रहे हैं, लेकिन एचडी कुमारस्वामी इसके लिए तैयार नहीं है। पूर्व पीएम देवगौड़ा ने कहा कि यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि परिवार में इस तरह का विवाद छिड़ गया है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी के खिलाफ आज सुनवाई है। राहुल गांधी मानहानि के मामलों में उन पर केसेस दर्ज हैं। 2 ही मामले हैं, एक सुनवाई हरिद्वार में है तो दूसरी पटना में होनी है। पटना में बीजेपी नेता सुशील मोदी ने राहुल गांधी के मोदी सरनेम वाले के मामले को लेकर केस किया है, तो वहीं हरिद्वार में आरएसएस नेता ने केस किया है। हरिद्वार वाला मुकदमा संघ को आधुनिक कौरव कहने पर हुआ है। राहुल गांधी ने इसी साल हरियाणा के अंबाला में कहा था कि 21वीं सदी के कौरव हाफ खाकी पैंट पहनते हैं और हाथ में लाठी रखते हैं, और इस बयान से हरिद्वार में आरएसएस नेता की भावनाएं आहत हो गई और मुकदमा कर दिया गया, जिस पर सुनवाई है आज। मोदी सरनेम को लेकर राहुल गांधी को सजा पहले ही मिल चुकी है, उनकी सांसदी जा चुकी है। अशोक गहलोत के खिलाफ पायलट का धरना समाप्त हो गया है, लेकिन कांग्रेस में इससे हड़कंप मचा हुआ है। धरना खत्म करने के बाद सचिन पायलट दिल्ली पे आ गए हैं और दिल्ली में वो क्या करेंगे, किन नेताओं से मिलेंगे, इस बारे में अभी तक कुछ नहीं पता चला है। लेकिन अपनी पार्टी के खिलाफ जाकर सचिन पायलट अकेले पड़ गए हैं। कांग्रेस ने पायलट के धरने को अनुशासनहीनता माना है और धरने के दौरान पायलट ने अशोक गहलोत के पुराने वीडियो चलाकर पूछा कि वसुंधरा राजे और उनके करप्शन पर कार्रवाई क्यों नहीं हुई। आज राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और माना जा रहा है कि वो पायलट के आरोपों का जवाब देंगे। सचिन पायलट और अशोक गहलोत की सियासी कड़वाहट बहुत पुरानी है। माना जाता है कि पायलट सीएम बनना चाहते हैं, लेकिन गहलोत की वजह से उन्हें मौका नहीं मिल रहा है। सचिन पायलट लगातार ये आरोप उन पर लगे हैं कि उन्होंने सरकार गिराने की कोशिशें की हैं। प्रधानमंत्री मोदी आज दिल्ली जयपुर वंदे भारत एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाएंगे। दोपहर 12:30 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पीएम फ्लैग ऑफ करेंगे और ये देश की 14वीं वंदे भारत एक्सप्रेस होगी, जो दिल्ली कैंट से जयपुर के बीच में चलेगी और दिल्ली से जयपुर में पहुंचने में सिर्फ 4 घंटे लगेंगे और ट्रेन गुरुग्राम और अलवर रेलवे स्टेशन पर भी रुकेगी। शुरुआत में दिल्ली जयपुर के बीच में ये चलेगी, लेकिन बाद में इसे अजमेर तक चलाया जाएगा और इस मौके पर रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव जयपुर में मौजूद रहेंगे। वंदे भारत एक्सप्रेस हफ्ते में 6 दिन चलेगी। वंदे भारत को देश की सबसे हाईटेक ट्रेन माना जाता है।
खालिस्तानी अमृतपाल और उसके गुर्गों को लेकर बड़ा खुलासा हुआ। जांच में पता चला है कि अमृतपाल आईएसआई के जरिए आतंकियों से संपर्क में था। उसने पाकिस्तान के कुख्यात तस्कर और आतंकी लखबीर सिंह से संपर्क में वो था। ये लोग पंजाब में मिलकर सांप्रदायिक तनाव फैलाना चाहते थे। जांच में यह भी खुलासा हुआ कि ब्रिटेन में बैठे खालिस्तानियों से भी अमृतपाल ने संपर्क किया था। अमृतपाल के फाइनेंसर दलजीत ने दुबई में कमर जावेद बाजवा के बेटे से मुलाकात की थी और उसी के जरिए वो पाकिस्तान के पूर्व आर्मी चीफ के संपर्क में था। अमृतपाल सिंह अभी भी फरार है। पुलिस ने अब तक उसके कई गुर्गों को गिरफ्तार किया है, लेकिन वो गिरफ्त से बाहर है। आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह आज बड़ा खुलासा करेंगे और इसकी जानकारी संजय सिंह ने खुद ट्वीट करके दी। हालांकि वो कैसा खुलासा करेंगे इस बारे में उन्होंने कुछ नहीं लिखा है। संजय सिंह ने ट्वीट में लिखा कि 12 तारीख को दोपहर 12 बजे बड़ा खुलासा करेंगे। अभी हाल ही में उनकी पार्टी को नेशनल पार्टी का दर्जा मिला है। कार्यकर्ता जश्न में डूबे हैं। अपने आम आदमी पार्टी ने ऐलान भी किया है कि देश भर में वो बड़े स्तर पर अब सदस्यता अभियान चलाएगी। छत्तीसगढ़ के बेमेतरा हिंसा के बाद से बीजेपी हमलावर है। बीजेपी युवा मोर्चा ने दुर्ग समेत कई शहरों में मुख्यमंत्री का पुतला दहन किया। बीजेपी ने आरोप लगाया कि सरकार दोषियों के खिलाफ कार्रवाई नहीं कर रही। सीएम भूपेश बघेल के खिलाफ नारेबाजी करते हुए सैकड़ों बीजेपी कार्यकर्ता पुलिस से भिड़ गए। इस दौरान हल्की झड़प भी हो गई। हालांकि बाद में पुलिस ने स्थिति संभाली और मामला शांत करवाया। इधर बेमेतरा हिंसा 3 दिन के बाद 2 लोगों के शव मिले। सीएम भूपेश बघेल ने इस पूरी घटना के लिए बीजेपी को जिम्मेदार ठहराया। उन्होंने कहा कि बीजेपी के पास राज्य में कोई मुद्दा ही नहीं बचा है, इसीलिए वो लोग नफरत फैला रहे हैं। बघेल ने कहा कि हिंसा के लिए जो भी दोषी है उन्हें छोड़ेंगे नहीं, लेकिन बीजेपी नफरत बंद करे। हिंसा के बाद से बेमेतरा में अब शांति है। इलाके में पुलिस और पैरामिलिट्री के जवान तैनात हैं। जेएनयू में छात्रों ने हंगामा कर दिया। अंडर ग्रेजुएट के सैकड़ों छात्रों ने डीन ऑफिस के बाहर विरोध प्रदर्शन किया और इस दौरान छात्रों ने एक पुतला दहन भी किया। प्रदर्शनकारियों की मांग है कि उन्हें हॉस्टल अलॉट किया जाए। जेएनयू में आमतौर पर लेफ्ट और राइट विंग के छात्र गुट ही इस तरह का विरोध प्रदर्शन करते हैं, लेकिन ये पहली बार है जब छात्रों ने बिना किसी राजनीतिक बैनर के तले ये प्रदर्शन किया। गुट निरपेक्ष छात्रों के समूह को देखकर लेफ्ट और राइट विंग के कई छात्र नेता भी वहां पर पहुंच गए और डीन के खिलाफ प्रदर्शन करने लगे।